Hello everyone, welcome back to your new class. Today we are going to discuss about हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. हमने बोर मॉडल पढ़ा था. बोहर मॉडल जो है उसी का एक्सप्लेनेशन मतलब बोहर मॉडल के थ्रू ही हम हाइड्रोजन एटम जो है उसके लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि स्पेक्ट्रम होता क्या है. हालांकि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिटेल से स्टडी करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि स्पेक्ट्रम होता क्या है. जब भी कोई पार्टिकल रेडिएशंस को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो हमें ब्लैक लाइंस और ये बोल सकते हो फ्लोरिसेंट लाइंस जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट में दिखाई देती है. मीन्स आप ये देख सकते हो कि एक जो फोटोग्राफ होता है ना, उसका जैसा नेगेटिव होता है वैसा ही हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, एक फ़ोटो दिखाई देता है. उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो एटम जब रेडिएशंस को इमिट करे और एब्जॉर्ब करे तो जो फ्लोरेसेंट और ब्लैक लाइंस दिखाई देती है उन्हीं का फोटोग्राफ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब हम यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की. यहाँ हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं. हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से एनर्जी लेवल है इन्फिनिटी तक. जब लाइन रेडिएशंस, जब जो रेडिएशंस है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आती है. हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता देती हूँ. हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है. लाइन स्पेक्ट्रा मतलब इस तरीके का लीनियर स्पेक्ट्रा है, और डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब ये मैं बोलूँ एक लाइन है तो ये एक लाइन कई सारी स्मॉल लाइंस में डिवाइड है. जैसे यहाँ पे देखना आप, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरा एक लाइन है लेकिन ये लाइन क्या है, अलग अलग छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड है. तो डिसकॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा होता है. अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, जैसे मैं बोलूँ 2 से फर्स्ट में, 3 से फर्स्ट में, 4 से फर्स्ट में, मतलब किसी से भी फर्स्ट में आ रहे हैं या सेकंड में आ रहे हैं, अपर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एनर्जी को इमिट करते हैं. पढ़ा है ना आपने, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करते हैं तो एनर्जी को इमिट करते हैं. और ये जो एनर्जी इमिट करते हैं, रेडिएशंस इमिट करते हैं, ये हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फ्लोरिसेंट लाइंस के फॉर्म में दिखाई देती है, चमकदार लाइंस के फॉर्म में दिखाई देती है. और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें ब्लैक लाइंस दिखाई देती है. ठीक है, तो एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो जाता है, इमिट करते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रा हो जाता है. ठीक है, अब हम बात करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो होता है उसके अंदर हमें बहुत टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से जो है, इन एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन, सेकंड में आता है तो बामर, थर्ड में आता है तो पास्चन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आता है तो फंड, और सिक्स्थ में आता है तो हैम्फ्री. ये इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उनके नेम है. फर्स्ट के लिए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हैम्फ्री. ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कि हमारे N1, हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इनके लिए. तो N1 और N2 की बात करूँ तो N1 जो है जिस एनर्जी लेवल में आ रहा है वो हो जाएगा. जैसे लाइमन के लिए 1 में आता है, बामर के लिए 2 में आता है, पास्चन के लिए 3, 4, 5, इस तरीके से. तो N1 तो वो हो जाएगा और N2 वो हो जाएगा जिस एनर्जी लेवल से वो आ रहा है. ठीक है, अब मैं बात करूँ स्पेक्ट्रल एरिया, मतलब कौन से रीजन के अंदर ये जो लाइंस है वो हमें दिखाई देती है. तो लाइमन दिखाई देती है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट, बामर विजिबल के अंदर, पास्चन इंफ्रारेड के अंदर, ब्रैकेट, फंड और हैम्फ्री ये भी सारी इंफ्रारेड रीजन की ही स्पेक्ट्रल लाइंस है. ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम स्पेक्ट्रम को और डिटेल से स्टडी करेंगे. ये वही सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है. फिर मैं बात करूँ आगे
कि वेव नंबर, वेव लेंथ, एनर्जी, मैंने भी बताया था आपको कि हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन के जंप करने पर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला पहले से ही पढ़ रखा है कि एनर्जी क्या होती है। अगर अलग एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो ई फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था माइनस आर एच एन 1/n² और माइनस आर एच 1/n²। अगर इनिशियल है तो इनिशियल हो जाएगा, फाइनल है तो फाइनल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ देखो हम जब ये वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा आर एच जो है ये तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और आर एच दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस आर एच को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1/n फाइनल का स्क्वायर, और क्या बच जाएगा, प्लस का 1/ni का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, आर एच इज़ इक्वल टू 1/ni² माइनस 1/nf²। और इसकी वैल्यू आप पहले ही पढ़ चुके हो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी से ही हम क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। मतलब हमने ये जो डेल्टा ई वाला फार्मूला निकाला है ना, इसको किससे डिवाइड कर दो, एच से। ये लो, हमने यहाँ पे डेल्टा ई वाला जो फार्मूला था, ये वाला जो फार्मूला था, इसको डिवाइड कर दिया एच से। तो आर एच की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.634, 6.62 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो ये आती है 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf², और फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज के अंदर, और आपकी एनर्जी जो है वो है जूल के अंदर, ठीक है। तो आपको सेकंड फार्मूला ये याद रखना है। फिर उसके बाद थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है उसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। तो ई इज़ इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये सी अपॉन लैम्डा हो गया, और 1/लैम्डा जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू बार। वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ का जो इन्वर्स होता है वो ही वेव नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे 1/लैम्डा जो है इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, न्यू बार लिख दिया मैंने। अब ये क्या बन जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू ई अपॉन एच सी। मतलब हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था उसको किससे डिवाइड कर दो, एच सी से डिवाइड कर दो। ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे, ये वाला। अब इसको मैंने एच सी से डिवाइड कर दिया। एच की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, और सी जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो हमने जब सबकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आती है, ये वाली आती है 109,677 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, ठीक है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, और लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है, न्यू बार वेव नंबर होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जगह कोई और एटम दिया हुआ हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई और एटम हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, आर एच अपॉन एच सी तो आ ही जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, Z² के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ और ध्यान रखना कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, Z² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका वेव नंबर क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन एच सी इंटू Z², ठीक है। तो ये फॉर्मूला और देख लेना आप साथ में। और एनर्जी जो है उसके लिए हमारे पास वही एनर्जी अभी हमने यहाँ पढ़ी थी, हर जगह आप यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Z² के साथ। यहाँ जो है यहाँ पे भी अगर कोई और एटम है तो Z² से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, Z² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, अगर मैं बात करूँ कि एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन जब होगा तो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। इसका मतलब पहले जैसे मान लो सेकंड एनर्जी लेवल में था, तो अब किस में चला गया,
थर्ड एनर्जी लेवल में चला गया, यही होगा ना, ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया। और अगर एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी का तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। इसका मतलब हमारा एन फाइनल जो होगा वो ग्रेटर होगा, और एन फाइनल जब एन आई से ग्रेटर होगा तो हमारे जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन इमिशन जब होगा तो हमारा इमिशन के केस में क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एन फाइनल की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी एन आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल थर्ड पे था और फाइनल सेकंड में चला गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड में था थर्ड में चला गया, तो फाइनल ज़्यादा होगा, यहाँ पे इनिशियल ज़्यादा होगा। तो हमारे इमिशन के केस में डेल्टा ई जो है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एनर्जी इमिट होती है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है। फिर बोर मॉडल की लिमिटेशन, सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी बोर मॉडल की वो यही थी कि ये अपने सिस्टम को, अपने जो पोस्टुलेट्स है, अपना जो मॉडल है उसको सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एक्सप्लेन करता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, हीलियम प्लस का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लिथियम +2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बेरिलियम +3 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकल गए। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं के लिए एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके फाइन स्पेक्ट्रा को, उसका प्रॉपर लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है उसको एक्सप्लेन करने में फेल रहा। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, हमने जो अभी स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी, ये वाली ऐसे वाली, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन भी छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होती है। यानी ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा का एकदम फाइन जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको नहीं बताता। अगर हम इन स्पेक्ट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज़ीमान इफ़ेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफ़ेक्ट। मतलब ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे स्टार्क और ज़ीमान इफ़ेक्ट की वजह से जो लाइंस स्प्लिट हो जाती है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। फिर उसके बाद ये जो एटम है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। अब हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रा होता है। लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हैवी एटम्स के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो लाइंस होती है वो अगेन फिर छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड होती है इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है लाइन स्पेक्ट्रा के लिए कुछ कॉमन फीचर्स है, कुछ कॉमन बातें हैं, वो देखो हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा अलग होता है। इसीलिए हम किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा लेकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो रेगुलर होता है हर एलिमेंट के लिए, एक रेगुलरिटी प्रेजेंट होती है लाइन स्पेक्ट्रा में। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक फोटोन के लिए। जब कहा N5 टू N2 में जा रहा है, मतलब N5 है इनिशियली और फिर वो फाइनली कहाँ पे जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो N इनिशियल 5 हो गया, N2 हो गया। आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, सीधा फार्मूला था हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ फाइनल की वैल्यू रख दी और यहाँ इनिशियल की वैल्यू रख दी। एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। मैंने एनर्जी कैलकुलेट करके डायरेक्ट H से डिवाइड कर दिया। तुम चाहो तो फ्रीक्वेंसी वाला जो फार्मूला था वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ से जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करने के बाद वेवलेंथ कैलकुलेट करना था। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज़ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी लाइट की वेलोसिटी है और लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। तो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट की वैल्यू को ये वेवलेंथ जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूलाज लगा सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए एनर्जी को कैलकुलेट करके सीधा H से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो। और पता है ना वेवलेंथ, अगर इसमें वेव नंबर पूछा होता तो क्या कर देते, वेव नंबर क्या होता है 1/λ।
तो इस लैम्डा का रिवर्स कर देते तो हमारे पास क्या निकल जाता, वेव नंबर भी निकल जाता। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल लाइंस भी है और मैग्नेटिक लाइंस भी है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इन्हें हम EMR भी बोलते हैं। EMR का मतलब वही क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इसके अंदर जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंडर एक्सेलरेशन मूव करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन की वजह से। ठीक है, और ये जो फील्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं एक वेव के फॉर्म में। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि हमने ये जो डार्क लाइन वाला है ये वाला तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये डॉटेड लाइन वाला है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो। अब देखो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो मोशन का डायरेक्शन है इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, और तीसरा इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि ये जो रेडिएशंस होती है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और चौथा, ये जो ट्रैवल करती है इनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो स्पीड होती है लाइट की स्पीड c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वैक्यूम में ट्रैवल करती है, कांस्टेंट लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करें, तो ये हम अभी पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ये जो है लाइट की वेलोसिटी c = न्यू लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला है कि लाइट जो है वेव्स जो होती है उनकी सेम स्पीड होती है वैक्यूम में जो कि c होती है। ये क्या होती है, c = न्यू लैम्डा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, न्यू = c/λ, और c हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो न्यू जो है वो लैम्डा के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वेवलेंथ अगर हमारा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, या फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, कम होगी। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे हम पढ़ते हैं एक्स-रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, विजिबल रेज, माइक्रोवेव रेज, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये सारी जो हम पढ़ते हैं ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ भी अलग होती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। अच्छा, एक बात और है, वेवलेंथ होती क्या है, तो मैं बोलूँ कि ये हमारी कोई वेव है, जैसे हमने अभी ऊपर देखी थी कि ये कोई वेव है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो ये कोई वेव है, इस वेव के अंदर आप क्या देख रहे हो, ये इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो वेव के अंदर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ऊपर वाले जो होते हैं इनको हम क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं इनको हम ट्रफ बोलते हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की जो लेंथ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यानी आप क्या बोल सकते हो, ये क्रस्ट के बीच की लेंथ, या ये ट्रफ के बीच की लेंथ, या फिर एक पूरी जो वेव होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वेव बनी ना एक, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो पर सेकंड किसी भी पॉइंट पर
ये कोई पॉइंट है, इस पर सेकंड ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, अप डाउन्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये एक वेव की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर हमारा क्या हो गया, वेव लेंथ का इन्वर्स जो होता है वो वेव नंबर होता है। यानी वेव नंबर मतलब वेव्स का नंबर ऑफ वेव लेंथ प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स प्रेजेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है। हमने इसको क्या किया, या तो हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो अरेंजमेंट है, या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बोल दो या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी जो कॉस्मिक रेज है वो आती है पहले, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी। और ये विजिबल रीजन जिसमें हम देख सकते हैं, जिसमें हमारा विबग्योर फॉर्म होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जिसकी हमारे पास जो रेंज है वो क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। 400 वॉयलेट की और 750 रेड की होती है। फिर उसके बाद आईआर आती है, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। तुम्हें अपने हिसाब से अरेंज नहीं करना है इसको, ये जैसे अरेंज है ना वैसे ही अरेंज रहने देना है। कॉस्मिक की इतनी है, ये गामा की इतनी है, एक्स की इतनी है, ये सब इसी रेंज में चलेगी, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है वो ड्वेल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, कुछ रेडिएशंस या लाइट जो होती है जो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते। तो पार्टिकल नेचर से कौन से एक्सप्लेन होते हैं और वेव नेचर से कौन से एक्सप्लेन होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि हमारे पास कुछ फिनोमिना, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो इसके वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट फिनोमिना की, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो वो गर्म होने के बाद जब रेड हॉट हो जाती है तो रेडिएशंस को इमिट करती है। तो वो किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, पार्टिकल नेचर से। दूसरा हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जब कुछ लाइट रेज गिरती है तो वहाँ से रेडिएशंस का इमिशन होता है, फोटोन्स का इमिशन होता है। इन दोनों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर थर्ड आता है कि अलग अलग सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। फोर्थ आता है एटम जो है उनके लाइन स्पेक्ट्रम को। ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ है इनको हम एटम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर से नहीं। और वेव नेचर कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ोगे डिटेल के अंदर, हमें केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर को स्टडी करना है। अब आगे देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है क्या। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू नहीं करता है, इस तरीके से नहीं करता है कॉन्टीन्यूस, बल्कि वो डिस्क्रीट मैनर में करता है, डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर में करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी का या इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो जब डिसकॉन्टीन्यूअस होता है पार्टिकल्स के फॉर्म में,
तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्वांटा। हम बोलते हैं ना कि क्वांटेनाइज्ड है, मतलब ये डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये क्वांटा जो होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ई एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम एच यानी प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। और एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है जो कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है।